Hello everybody, I am Mukesh Kumar Singh, Assistant Professor of Psychology, घाटशिला कॉलेज। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी प्री साइंटिफिक साइकोलॉजी के लोग थे या जो भी चीज़ें हुई उस दौरान उसके बारे में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग उसको आगे वहाँ से बढ़ते हुए जो साइंटिफिक साइकोलॉजी का स्टडी है, यानी कि जब से साइकोलॉजी को एज ए साइंस हम लोगों ने देखना शुरू किया, एज ए फील्ड जो जिसका साइंटिफिक स्टडी हो सकता है, उस तरह से देखना शुरू किया, वहाँ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसकी शुरुआत हुई सबसे पहले विलियम वुंड से, ठीक है, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ और हम लोग जाने विलियम वुंड के बारे में। इससे पहले एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि पर्टिकुलरली इस दौरान, यानी कि जब विलियम वुंड काम कर रहे थे, इससे पहले जिन चीज़ों से वो प्रभावित हुए उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक नाम आता है वो पॉल ब्रोका का, और एक दूसरा नाम जो है वो है हेल्महोल्ट्ज का। तो ये ऐसा है कि उस समय फिजियोलॉजी के फील्ड में काफ़ी कुछ नया हो रहा था, ठीक है, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, यानी कि जो भी हमारे बॉडी में जो भी प्रोसेसेस हैं, फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि डाइजेशन होता है या फिर सर्कुलेशन है या किसी भी तरह का जो भी फिजियोलॉजिकल ये सब प्रोसेसेस होती हैं, इसके बारे में बहुत ही लोग स्टडी कर रहे थे और बहुत लोग नए नए चीज़ों को जान रहे थे। तो इसी दौरान जो पॉल ब्रोका थे, उन्होंने एक चीज़ फाइंड किया, और इन्हीं के नाम पे हमारे ब्रेन में एक स्ट्रक्चर भी है जिसको हम लोग ब्रोकास एरिया कहते हैं। तो एक्चुअली इन्होंने देखा कि इनके पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम थी कि वो समझ तो सब कुछ पाता था जो भी बोला जाता था, लेकिन वो सिर्फ एक ही शब्द बोल पाता था और बाकी के शब्द नहीं बोल पाता था। यानी कि वो कुछ भी कोई भी दूसरा शब्द या जो भी भाषा है वो बोल नहीं सकता था, लेकिन सारे चीज़ों को वो कंप्लीटली बहुत अच्छी तरह से समझ सकता था। तो इस चीज़ से उन्हें ये सबसे पहले, आज हम लोग को ये हो सकता है नहीं पता चले कि इसका इम्पोर्टेंस कितना था, लेकिन उस वक्त ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी या बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉलेज थी उस वक्त के लिए। क्योंकि उस वक्त तब ये पता चला कि बेसिकली जो हम लोग पहले भी बात कर रहे थे इसके दौरान, जैसे रेने डिस्कार्टे जो थे, उनका कहना जो था कि माइंड और ब्रेन अलग अलग चीज़ें हैं। तो बेसिकली ये उसके अगेंस्ट था इनका जो ये नॉलेज आया। इनका ये कहना था कि जो भी ब्रेन है और माइंड है वो एक ही चीज़ है, ठीक है, यानी कि उसी का जो ब्रेन का ही मैनिफेस्टेशन माइंड है, ठीक है। तो उस दौरान इनका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा। और एक और चीज़ जिसने बहुत ही इन्फ्लुएंस किया उनको, वो थे हेल्महोल्ट्ज। इनफैक्ट जो उन थे वो इनके हेल्महोल्ट्ज के असिस्टेंट थे, ठीक है। और जो हेल्महोल्ट्ज थे, इन्होंने एक चीज़ डिस्कवर की कि हमारे जो बॉडी में नर्व्स, जो भी नर्व इम्पल्सेस होते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए कहीं हम लोग कुछ टच कर रहे हैं तो जो भी नर्व इम्पल्सेस हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुंचती हैं। तो ये हेल्महोल्ट्ज जो थे, इन्होंने ये सबसे पहले इस चीज़ को बेसिकली थ्रू एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ये दिखाया कि ये चीज़ें कैसे ट्रैवल करती हैं। क्योंकि उससे पहले ये समझा जाता था कि जो भी कुछ हो रहा है वो साइमल्टेनियसली हो रहा है, यानी कि हम लोग किसी चीज़ को छू रहे हैं और एक ही वक्त में हम उसको महसूस भी कर रहे हैं, या जो भी कुछ ये प्रोसेसिंग होता है ब्रेन में वो एक साथ हो रहा है। लेकिन हेल्महोल्ट्ज ने पहली बार थ्रू एक्सपेरिमेंट्स ये दिखाना शुरू किया। जैसे उन्होंने फ्रॉग्स के लेग पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और वो ये दिखाते थे, वो इस चीज़ को समझाने में लगे थे कि जैसे मान लीजिए फ्रॉग का ये
जो भी लेग है, ठीक है, कि जो नर्व इम्पल्सेस हैं उनको कितना टाइम लगता है उसके लेग से और उसके किसी पार्ट्स में पहुंचने के लिए, और नर्व इम्पल्सेस कैसे ट्रैवल करती हैं। क्योंकि होता ये था कि अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहे हैं फ्रॉग्स के लेग्स को, तो उसमें वो ट्रैवल करती थी। तो ये पहली बार जो हेल्महोल्ट्ज थे इन्होंने ये चीज़ दिखाया कि हम लोग, और इसको उन्होंने रिएक्शन टाइम कहा, कि हम लोग किसी भी चीज़ को पे रिएक्शन करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम लेते हैं, यानी कि कुछ समय लगता है जब हम रिएक्ट कर पाते हैं उस चीज़ को, और वो रिएक्शन टाइम कहलाता है। तो ये जो दो चीज़ें थी, इससे प्रभावित होकर विलियम वुंट ने जर्मनी में ही एक बहुत बड़ा लेबोरेटरी बनाया, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ लेipzig थी, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने एक लेबोरेटरी बनाया अराउंड 1879 के अराउंड में, शायद उन्होंने एक लेबोरेटरी वहाँ पे बनाया, और इन्होंने पहली बार इस्टेब्लिश किया साइकोलॉजी को एज ए फील्ड ऑफ साइंस, जिसमें साइंटिफिक स्टडी हम लोग कर सकते हैं। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और इनका सबसे मेन जो फोकस था, इनका जो भी जो पूरा एक वे ऑफ थिंकिंग था या जो पर्सपेक्टिव था, वो सेंटर्ड था स्ट्रक्चरलिज्म के ठीक है। तो जो स्ट्रक्चरलिज्म था, यहाँ पे वो ये कहना चाहते थे विलियम वुड कि बेसिकली जो भी हमारे अंदर कॉन्शियस थॉट्स हैं उसको वो स्टडी करना चाहते थे। यानी कि उनका ये जो स्ट्रक्चरलिज्म का जो फील्ड था, वो इसके थ्रू जो भी हमारे कॉन्शियसनेस में जो भी कॉन्शियस सेंसेशंस या जो भी कॉन्शियस थॉट्स होते हैं, ठीक है, उसको वो स्टडी करना चाहते थे। और बेसिकली वो ऐसा समझिए कि एक्चुअली उसी वक्त ही केमिस्ट्री के भी कुछ जो भी काम हो रहे थे उससे वो प्रभावित हुए। जैसे उनका ये मानना था कि जैसे जो केमिस्ट हैं वो कंपाउंड्स को या चीज़ों को स्मॉलर यूनिट्स में तोड़ देते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स में। तो इनका भी यही अप्रोच था कि क्या जो भी हमारे कॉन्शियस प्रोसेसेस हैं या जो भी हमारा कॉन्शियसनेस है, उसको क्या हम छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ सकते हैं और क्या उसको स्टडी कर सकते हैं। तो बेसिकली उनका जो भी फोकस था वो ये था कि हमारे कॉन्शियसनेस के स्मॉल एलिमेंट्स को तोड़े और उसके बीच के रिलेशनशिप को फाइंड करें। ठीक है, तो इस पे उन्होंने बहुत सारा काम भी किया। और जैसा मैं पहले भी बता रहा था कि उनके लेबोरेटरी में जो लेipzig में लेबोरेटरी थी, वहाँ बहुत ही काम हुआ, बहुत लोग वहाँ पे आए हर तरफ से, यानी कि वर्ल्ड के बहुत लोग डिफरेंट कंट्रीज से वहाँ पे आए एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, सीखने के लिए। और ऐसे ही एक नाम ये भी थे, एडवर्ड जो टिचनर थे, ये अमेरिका से वहाँ पहुँचे हुए थे। और बेसिकली इन्होंने करीब 2 सालों तक वहाँ पे स्टडी की, जो लेipzig की लेबोरेटरी थी वहाँ पे इनके अंडर में, वुंड के अंदर में। और फिर जब वो वापस अमेरिका आया तो उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में अपना एक खुद का लेबोरेटरी बनाया, और वहाँ पे उसी फील्ड में उन्होंने आगे काम करना शुरू किया। बस एक जगह वो थोड़ा सा डिफर करते थे वुंड से, जहाँ वुंड का ये मानना था कि या वुंड का जो फोकस था वो इस पर कॉन्सेंट्रेटेड था कि जो भी हमारे यूनिट्स हैं कॉन्शियसनेस के, उसके बीच का रिलेशनशिप क्या है। और जो टिचनर थे उनका फोकस ये था कि वो सारी यूनिट्स क्या हैं, बेसिकली वो जितने भी हमारे कॉन्शियसनेस के यूनिट्स हैं उसको फाइंड करना चाहते थे। और ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने करीब अराउंड 44,000 ऐसे यूनिट्स को डॉक्यूमेंट किया। उन्होंने उसका एक लिस्ट बनाया, लिस्ट तैयार की, जिसमें
उन्होंने ऐसे जो भी विजुअल हुए या ऑडिटरी, यानी कि जो भी हम लोग देखते हैं या जो भी सुनते हैं, वैसे परसेप्शंस को छोटे छोटे हिस्सों में उन्होंने तोड़ा और करीब ऐसे 44,000 यूनिट्स का जिक्र किया। ठीक है, तो इन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा इस फील्ड में काम किया, और लेकिन इनका भी जो फोकस था वो स्ट्रक्चरलिज्म पे ही था। ठीक है, उसके बाद एक और वुंड से इन्फ्लुएंस जो थे वो थे विलियम जेम्स। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक डिफरेंट वे में साइकोलॉजी को या स्टडी ऑफ जो भी हमारा माइंड या बिहेवियर है उसको देखना शुरू किया। इन्होंने इसको फंक्शनलिज्म कहना शुरू किया। मतलब जहाँ पहले जो वुंड थे या टिचनर थे उनका फोकस इस पे था कि क्या है, यानी कि व्हाट, इस पे ये लोग फोकस किए। वहीं पे विलियम जेम्स जो थे उन्होंने वाई पे फोकस किया। यानी कि देखिए उस वक्त भी क्या हुआ कि जो विलियम जेम्स थे उन्होंने चार्ल्स डार्विन जो थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन उसी वक्त तैयार की थी और दिया था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, उससे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। जैसे उसमें थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है। ठीक है, जिसका क्या कहना है, नेचुरल सिलेक्शन का ये आइडिया है कि जो भी चीज़ें होती हैं या जो भी हम लोग इवॉल्व हुए हैं, इवोल्यूशन हुआ है, उसकी कोई ना कोई ज़रूरत थी तभी वो चीज़ है। यानी कि जो भी हमारे अंदर इवोल्यूशन हुआ है वो नेचर के अनुसार हुआ है, नेचर को में अडेप्ट करने के लिए हुआ है। तो इसी थिंकिंग को विलियम जेम्स ने माइंड की स्टडी में भी लगाया, और उन्होंने ये कहा कि हमारे अंदर जो भी बिहेवियर है, जो भी हमारा कॉन्शियस प्रोसेसेस हैं या जो भी हमारे थॉट प्रोसेसेस हैं, उनका कोई काम है, वो क्यों हैं। उन्होंने वाई पे फोकस करना शुरू किया कि वो आखिर क्यों हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देख के किसी चीज़ को किसी तरह का रिएक्शन करते हैं तो ज़रूर इसका कुछ महत्व होगा या उसका कुछ फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को फंक्शनलिज्म कहा जाता है। तो विलियम जेम्स का इम्पोर्टेंस इसलिए हम लोग समझ सकते हैं कि इन्होंने फिर एक कम्प्लीटली नए पर्सपेक्टिव को जन्म दिया। ठीक है, इनका जो थॉट था ये फंक्शनलिज्म का, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ, और इसके बावजूद मतलब फंक्शनलिज्म के आने के बाद फिर हम लोगों ने जो भी स्ट्रक्चरलिज्म है वुंड का या फिर टिचनर का, उसका प्रभाव कम होता गया। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगली बार हम लोग फ्रॉयड से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।